Hello students, welcome back to my channel Core Biotech. So now we will continue with translation. In our previous lecture we have studied about initiation of translation. Now we will see how elongation of translation occur. Okay. So translation, we know translation is the process of making protein or polypeptide from mRNA, right? So it also occur in three stages: initiation, elongation and termination. So what happens in initiation? Initiation involves three initiation factors. If we revise it, initiation involves three initiation factor: IF1, IF2, IF3. Okay. So first of all, what happens in mRNA, in prokaryotic mRNA, there is one specific sequence called SD sequence. SD means signed Dalgarno sequence. We have studied it in our previous lecture. What are the sequence of SD? Okay. So first of all, what happens? Initiation factor 3 brings 30th subunit of ribosome, 30th subunit of राइबोसोम्स, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स. ठीक है, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स की 30th सब यूनिट को लेके आता है ये फैक्टर IF3 और उसको यहाँ पे बाइंड करवाता है. और हमारा जो राइबोसोम्स की सब यूनिट में ये तीन साइट्स प्रेजेंट होती हैं: E site, P site and A site. We have discussed it. After that what happens? IF2 brings formyl methionine tRNA. IF2 brings formyl methionine tRNA which binds to this site, which binds to P site. formyl methionine tRNA को लेके आता है जो हमारे इनिशिएटर कोडॉन से आके बाइंड होता है. हमारा इनिशिएटर कोडॉन जो है वो मिथ्योनिन के लिए कोड करता है. तो यहाँ पे IF2 एक इनिशिएशन फैक्टर है जो फॉर्मिल मिथ्योनिन tRNA, ऐसे tRNA को जो फॉर्मिल मिथ्योनिन से चार्ज्ड है उस tRNA को लेके आएगा और यहाँ पे उसको बाइंड करवा देगा. दिस इज SD सीक्वेंस. E साइट, P साइट, देन A साइट. तो P साइट पे हमारा, आपको पता है tRNA हैज क्लोवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर. अगर हम उसके स्ट्रक्चर की बात करें तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर हमारे tRNA का होता है और यहाँ पे इसमें आपका अमाइनो एसिड इसके साथ अटैच्ड रहता है, फॉर्मिल मिथ्योनिन. ठीक है, इस साइड पे अमाइनो एसिड इसके साथ अटैच्ड रहता है. तो यहाँ इसके बाद जब फॉर्मिल मिथ्योनिन tRNA की एंट्री यहाँ पे हो जाती है, उसके बाद फाइनली क्या होता है, लास्ट स्टेप में IF1 फैक्टर 50th सब यूनिट, इसकी जो लार्ज सब यूनिट है उसको लेके आता है और यहाँ पे बाइंड करा देता है. तो जो हमको कॉम्प्लेक्स मिलता है इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, दैट इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स कंसिस्ट ऑफ, मैं उस कॉम्प्लेक्स को यहाँ पे ऊपर बनाऊंगी क्योंकि हमने ये सारी चीज़ें स्टेप वाइज स्टेप पढ़ ली हैं. अब हम सिर्फ इसके बाद इलोंगेशन पढ़ेंगे. ठीक है, तो जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा, यहाँ पे हमारी P साइट होती है, यहाँ पे हमारी E साइट होगी, एग्जिट साइट, एंड दिस वन इज A साइट. यहाँ पे tRNA फॉर्मिल मिथ्योनिन tRNA बाइंड है अपनी एंटीकोडॉन साइट से. ये हमारा फॉर्मिल मिथ्योनिन अमाइनो एसिड है. ठीक है, अब फाइनली क्या होगा, IF3 जो IF1 सब यूनिट है ये 50th सब यूनिट को लेके आता है और 50th सब यूनिट यहाँ पे ऐसे आके बाइंड हो जाती है. तो ये हमारा mRNA 30th सब यूनिट, 30th, और दिस वन इज 50th एंड दिस वन इज फॉर्मिल मिथ्योनिन tRNA.
फॉर्मिल मिथियोनिन tRNA means tRNA charged with फॉर्मिल मिथियोनिन अमाइनो एसिड, राइट। तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है, इसको हम बोलते हैं इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। 70S इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स भी बोलेंगे क्योंकि हमारा जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स है वो 70S टाइप के होते हैं और यूकैरियोटिक 80S टाइप के, ठीक है। 70S में स्मॉल सब यूनिट 30S है, लार्ज सब यूनिट 50S है। तो ये कॉम्प्लेक्स हमारा फॉर्म होगा ड्यूरिंग इनिशिएशन। अब क्या होगा, इलॉन्गेशन के लिए दिस इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स मूव्स टूवर्ड्स इलॉन्गेशन फेज। सो इलॉन्गेशन फेज में भी कुछ फैक्टर्स इन्वॉल्व होंगे, जैसे यहाँ पे इनिशिएशन फैक्टर इन्वॉल्व थे, तो ऐसे ही कुछ इलॉन्गेशन फैक्टर्स होंगे जो यहाँ पे इन्वॉल्व होंगे। तो हमारे पास 3 इलॉन्गेशन फैक्टर्स होते हैं जिनको हम पढ़ते हैं। इलॉन्गेशन फैक्टर, थ्री टाइप के इलॉन्गेशन फैक्टर्स हैं हमारे पास। EF इलॉन्गेशन फैक्टर TU, इलॉन्गेशन फैक्टर TS एंड इलॉन्गेशन फैक्टर G, राइट। अब ये इलॉन्गेशन फैक्टर अपनी प्रोसेस में जब ये इलॉन्गेशन का काम कर रहे हैं यहाँ पे, तो वहाँ पे GTP भी यूज़ हो रहा है। एक GTP EFTU यूज़ करता है, एक GTP ये यूज़ करता है, ठीक है। वो कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है वो हम अभी देखेंगे। और हमारा जब इनिशिएशन हो रहा था, इनिशिएशन में भी जब सेकेंड IF2 फैक्टर फॉर्मिल मिथियोनिन tRNA को लेके आ रहा था, वो भी एक GTP की यूज़ कर रहा था। मीन्स एक GTP की हाइड्रोलिसिस हो रही थी, एनर्जी की रिक्वायरमेंट थी इनिशिएशन ऑफ ट्रांसलेशन में। ऐसे ही इलॉन्गेशन में 2 ATP यूज़ हो रहे हैं। ऐसे ही सबसे पहले देखिए, जब हम ये tRNA की बात करें, tRNA हमारा अमाइनो एसिड को लेके आता है, तो जो हमारा tRNA है, tRNA का अमाइनो एसिड के साथ जब अटैचमेंट होता है, tRNA प्लस अमाइनो एसिड मिलके हमारे बनते हैं अमाइनो एसाइल tRNA, राइट। अमाइनो एसिड और tRNA मिलके बनेंगे हमारे अमाइनो एसाइल tRNA। अमाइनो एसाइल tRNA मीन्स व्हेन tRNA चार्ज्ड विद अमाइनो एसिड, tRNA अमाइनो एसिड के अमाइनो एसिड से चार्ज हो गया। वो अमाइनो एसिड क्या होगा, जैसा कोडॉन हमारे mRNA में प्रेजेंट होगा, ऐसा अमाइनो एसिड tRNA के साथ चार्ज होगा, tRNA को चार्ज करेगा। तो ऐसे tRNA को हम बोलते हैं चार्ज्ड tRNA, व्हेन अमाइनो एसिड अटैच्ड विद tRNA, राइट। और tRNA विदाउट अमाइनो एसिड इज नोन एज अनचार्ज्ड tRNA। सो tRNA की जो चार्जिंग है अमाइनो एसिड से, वो भी ATP की रिक्वायरमेंट वहाँ पे भी होती है, और 2 ATP रिक्वायर्ड होते हैं यहाँ पे, 2 ATP की रिक्वायरमेंट होती है ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ tRNA, ओके। 2 ATP इनिशियली यूज़ हो रहा है, जब चार्जिंग हो रही है वहाँ पे 2 आपके GTP यूज़ हो रहे हैं ड्यूरिंग चार्जिंग, ठीक है। फिर एक GTP यूज़ हो रहा है इनिशिएशन में, 2 GTP यूज़ होंगे इलॉन्गेशन में, और ऐसे ही जब टर्मिनेशन होगा वहाँ पे भी GTP की रिक्वायरमेंट होगी। तो टोटल कुछ GTPs यहाँ पे यूज़ होते हैं, जो कि आपसे क्वेश्चन के फॉर्म में पूछा जाता है कि 100 पॉलीपेप्टाइड्स की सिंथेसिस होगी तो हाउ मेनी GTPs आर रिक्वायर्ड। तो उसका एक फॉर्मूला है जिसको हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। पहले हम इनिशिएशन, इलॉन्गेशन, टर्मिनेशन कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। चार्ज tRNA क्या है, व्हेन अमाइनो एसिड अटैच्ड विद tRNA, दैट tRNA इज नोन एज चार्ज tRNA, ओके। अब इलॉन्गेशन कैसे होगा, देखिए ये हमारा इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स तैयार हो गया था। अब यही इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स मूव कर रहा है हमारा इलॉन्गेशन फेज में। इलॉन्गेशन फेज में क्या होता है, इलॉन्गेशन का जो रेट है पर सेकेंड 15 अमाइनो एसिड राइबोसोमल मशीनरी ऐड कराती है। 1 सेकेंड में, एक अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशन है कि 1 सेकेंड में 15 अमाइनो एसिड ऐड हो रहे हैं एट अ टाइम, ठीक है। तो जो इलॉन्गेशन की प्रोसेस है उसमें 3 स्टेप्स होते हैं। ये तो हमारे इलॉन्गेशन फैक्टर हो गए। अब इलॉन्गेशन की जो प्रोसेस है, इलॉन्गेशन प्रोसेस
involves 3 stages या 3 steps, involves 3 steps. अब वो 3 steps क्या है? नंबर 1 decoding, नंबर 2 transpeptidation, and third one is translocation. ठीक है. सो ये 3 स्टेप्स हैं. एक इलोंगेशन की जो प्रोसेस है ट्रांसलेशन की, ये 3 स्टेप्स में होती है, डिकोडिंग, ट्रांसपेप्टाइडेशन एंड ट्रांसलोकेशन. यानी आप ये समझ सकते हैं कि एक अमाइनो एसिड को ऐड कराने में ये 3 स्टेप्स हो रहे हैं एक अमाइनो एसिड के एडिशन में, और ऐसे ही नंबर ऑफ अमाइनो एसिड ऐड होते जाते हैं. तो ये स्टेप्स जो है आपके रिपीट होते जाएंगे टिल राइबोसोमल मशीनरी रिकॉग्नाइज टर्मिनेशन सीक्वेंसेस. ठीक है. वी नो इलोंगेशन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस टिल टर्मिनेशन सीक्वेंसेस रीच्ड. जब तक टर्मिनेशन सीक्वेंस mRNA में नहीं मिलते हैं हमारी राइबोसोमल मशीनरी को, तब तक ये स्टेप्स रिपीट होते जाएंगे. ठीक है. अब व्हाट इज डिकोडिंग? डिकोडिंग क्या होती है? देखिए, डिकोडिंग का मतलब क्या है? जैसे ये ए साइट है, यहाँ पे पी साइट जो है, यहाँ पे तो इनिशिएटर कोडॉन AUG वी नो, दिस इज AUG. तो AUG के अकॉर्डिंग फॉर्मल मिथियोनिन tRNA आके यहाँ पे बाइंड हो गया. अब यहाँ पे जो ए साइट है, यहाँ पे भी तो कुछ कोडॉन्स, एक कोडॉन यहाँ पे भी प्रेजेंट होगा. तो ये कोडॉन क्या है? इसको रिकॉग्नाइज करके इसके कॉम्प्लीमेंट्री tRNA को लेके आना का जो काम है वो क्या है? डिकोडिंग का काम, डिकोड करना. डिकोडिंग मीन्स उसकी लैंग्वेज की मीनिंग को जान के उसका जो भी वहाँ पे उसका जो सॉल्यूशन है वो वहाँ पे लेके आना. डिकोडिंग का मतलब यही तो होता है, जो हमें चीज़ पता नहीं है, अब यहाँ पे कौन सा कोडॉन होगा वो हमें पता नहीं है, लेकिन अमाइनो एसिड अगर वहाँ पे आ जाएगा तो हम जान सकते हैं कि यहाँ पे ये कोडॉन प्रेजेंट था, क्योंकि वी नो अमाइनो एसिड आर कोडेड बाय स्पेसिफिक कोडॉन्स. कुछ स्पेसिफिक कोडॉन्स होते हैं पर्टिकुलर अमाइनो एसिड के लिए. ठीक है. तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं डिकोडिंग. और ये डिकोडिंग की जो प्रोसेस है उसमें जो इलोंगेशन फैक्टर इन्वॉल्व है वो है EFTU. इलोंगेशन फैक्टर TU mediated the decoding process by which amino acyl tRNA comes and binds to the A site. अब क्या होगा? यहाँ पे तो फॉर्मल मिथियोनिन आ गया, यहाँ पे जो भी यहाँ पे कोडॉन होगा उसके कॉम्प्लीमेंट्री अमाइनो एसिड को लेके tRNA यहाँ पे आएगा. ठीक है. अब मान लीजिए सपोज यहाँ पे जो कोडॉन्स हैं वो आपके एलानीन के लिए कोड करते हैं, एलानीन अमाइनो एसिड के लिए कोड करते हैं. तो ये tRNA आएगा, मैं इसको सिंपल वे में बना दे रही हूँ, ये tRNA आएगा एलानीन अमाइनो एसिड को लेके. ठीक है. एलानीन, ALA लिख दिया मैंने, एलानीन अमाइनो एसिड को लेके आ गया tRNA EFTU की हेल्प से, और यहाँ पे बाइंड हो गया. राइट. अब क्या होगा? देखिए, डिकोडिंग की प्रोसेस हो गई. ठीक है. डिकोडिंग की प्रोसेस हो गई है. डिकोडिंग की प्रोसेस EFTU ने कर दी. इस कोडॉन के कॉम्प्लीमेंट्री tRNA अमाइनो एसिड को लेके आ गया. अब EFTU को यहाँ से रिमूव करना है. EFTU यहाँ से रिमूव होगा, तो EFTU को जो रिमूव करने का काम है वो इसका है, EFTS का. EFTS क्या करता है? जैसे ही ये यहाँ पे आके बाइंड करवा देता है अमाइनो एसाइल tRNA को, तो EFTS फिर EFTU को यहाँ से रिमूव कर देता है. क्यों रिमूव कर रहा है? उसको क्यों रिसाइकिल कर रहा है, क्यों रीजनरेट कर रहा है? क्योंकि उसको नेक्स्ट राउंड, अभी ये मूव करेगा आगे, तो जो नेक्स्ट कोडॉन को रीड करके उसके कॉम्प्लीमेंट्री tRNA को लेके आना है, उसको आगे फिर काम करना है. तो एक तरीके से जो EFTS क्या है, EFTU को रीजनरेट करेगा या रिसाइकिल कर रहा है. ठीक है. बिकॉज EFTU हैज़ टू ब्रिंग नेक्स्ट अमाइनो एसाइल tRNA, उसको नए अमाइनो एसाइल tRNA को लेके आना है. ठीक है. तो EFTS का फंक्शन क्या है? EFTU का फंक्शन तो डिकोडिंग का है, EFTS का फंक्शन क्या है? टू रीजनरेट द EFTU, EFTU को रीजनरेट करना. ठीक है. डिकोडिंग का मतलब समझ रहे हैं कि जो A साइट पे कोडॉन्स प्रेजेंट है, उन कोडॉन्स के अकॉर्डिंग अमाइनो एसाइल tRNA को लेकर आने का काम है EFTU का.
ओके। अब है नेक्स्ट ट्रांसपेप्टाइडेशन, EFTU करेगा डिकोडिंग। ट्रांसपेप्टाइडेशन, ट्रांसपेप्टाइडेशन का मतलब क्या है? अब क्या होगा देखिए, ये एक अमाइनो एसिड है, ये एक अमाइनो एसिड है, हमको बनाना है पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड। तो पॉलीपेप्टाइड कैसे बनेगा? जब इन दोनों अमाइनो एसिड के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन होगी, ठीक है। और ऐसे ही जब नेक्स्ट अमाइनो एसिड आएगा फिर उनके इन दोनों के बीच में और उसके बीच में बॉन्ड ये डाइपेप्टाइड बन जाएगा, डाइपेप्टाइड के बीच में और नए वाले के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन होगी। ऐसे ही जब सेवरल अमाइनो एसिड्स ज्वाइन होते जाएंगे तो हमारा पॉलीपेप्टाइड फॉर्म होगा। इनिशियली तो हमारा यही होगा ना, एक ये था इनिशिएटर अमाइनो एसिड और हमारा दूसरा अमाइनो एसिड आया, अब इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनेगा, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में जब बॉन्ड फॉर्मेशन होगी, पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा, तो यहाँ पे ये जो अमाइनो एसिड है यहाँ पे जिस बॉन्ड से इसके साथ बाइंड है वो बॉन्ड ब्रेक होता है और इसके साथ ये बॉन्ड बना लेता है, ठीक है। इसी को ट्रांसपेप्टाइडेशन बोलते हैं। और इस ट्रांसपेप्टाइडेशन का जो काम है वो एक एंजाइम कर रहा है, पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज। पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल टू फॉर्म peptide bond between initiator amino acid and next amino acid, upcoming amino acid, ठीक है। समझ में आ गया? ट्रांसपेप्टाइडेशन में क्या हो रहा है, जो हमारा पेप्टाइडिल टीआरएनए, इस टीआरएनए को हम पेप्टाइडिल टीआरएनए बोलते हैं, जो पी साइट पे प्रेजेंट होता है। तो पी साइट पे जो टीआरएनए प्रेजेंट है वो टीआरएनए अपने पेप्टाइड्स को यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दे रहा है, अमाइनो एसाइल टीआरएनए के साथ अपने पेप्टाइड्स को ये यहाँ ट्रांसफ़र कर दे रहा है। ये यहाँ से कट होके ये टीआरएनए अब हमारा क्या हो गया, अनचार्ज्ड हो गया। देखिए अमाइनो एसिड उसमें से फ्री हो गया है और अमाइनो एसिड ने इसके साथ पेप्टाइड बॉन्ड बना लिया है। इसका अमाइनो ग्रुप इसके कार्बोक्सिल ग्रुप के साथ अमाइड बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, CONH बॉन्ड बनेगा, इसका अमाइनो ग्रुप इसके कार्बोक्सिल ग्रुप के साथ यहाँ बॉन्ड बनाएगा और ये पेप्टाइड बॉन्ड बन जाएगा। और ये हमारा जो पी साइड पे टीआरएनए था, दैट टीआरएनए इज फ्री और दैट टीआरएनए इज नोन एज अनचार्ज्ड टीआरएनए, ठीक है। तो ये हो गई हमारी ट्रांसपेप्टाइडेशन की प्रोसेस विच मीडिएटेड बाय एन एंजाइम कॉल्ड पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप इज ट्रांसलोकेशन। This translocation step is mediated by EFG. Translocation step is mediated by EFG. और this EFG is also known as translocase. Translocase enzyme भी इसको बोला जाता है। Translocase और EFG both are same. Now what is translocation? Translocation का मतलब क्या है? देखिए अब जब ये प्रोसेस हो गई तो हमारी ये राइबोसोमल मशीनरी अब आगे मूव करेगी, एक कोडॉन आगे मूव करेगी। सपोज ये यहाँ पे पहुँच गई तो ये जब आगे मूव करेगा तो ए साइट अब यहाँ पे आ जाएगी और पी साइट यहाँ पे। पेप्टाइडिल टीआरएनए, क्योंकि अब ये है पेप्टाइडिल टीआरएनए, वो टीआरएनए है जिसमें कोई पेप्टाइड लिंक है। तो पेप्टाइड अब हमारे पास किस टीआरएनए के साथ लिंक है? इस टीआरएनए के साथ। तो हमारा पेप्टाइडिल टीआरएनए क्या हो गया? ये। तो अब ए साइट आ जाएगी यहाँ पे, इस मशीनरी को हम मूव करते हैं तो ए साइट आ जाएगी यहाँ पे, पी साइट यहाँ पे आ जाएगी और ई साइट यहाँ पे आ जाएगी। ये ई साइट आ गई यहाँ पे। ये मान के चलिए कि आगे शिफ्ट हो गया तो इनकी साइट्स भी तो शिफ्ट होंगी। अब ई साइट से जो हमारा अनचार्ज टीआरएनए वो एग्जिट हो जाएगा, इसीलिए इसको एग्जिट साइट बोलते हैं। दिस टीआरएनए एग्जिट आउट एंड नाउ ए साइट इज फ्री फॉर द नेक्स्ट इनकमिंग अमाइनो एसाइल टीआरएनए, ठीक है। अब दोबारा से EFTU क्या करेगा? इन कोडॉन्स को रीड करके इनके कॉम्प्लीमेंट्री टीआरएनए लेके अमाइनो एसिड लेके यहाँ पे बाइंड कराएगा। EFTU का काम हो गया। EFTS उसको रीजनरेट कर देगा, देन पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन होगी। अब क्या होगा देखिए, नेक्स्ट राउंड में क्या होगा? ये मान के चलिए अब ये यहाँ से आगे बढ़ गया है ऐसे ऐसे। अब ये हमारी ए साइड, पी साइड, ई साइड से ये बाहर निकल जाएगा,
ये चीज़ यहाँ से एग्जिट हो जाएगी अनचार्ज टीआरएनए। अब ये नया आया इस कोडॉन के अकॉर्डिंग, इसमें एक कोई अमाइनो एसिड बाइंड है, सपोज वैलीन, ठीक है। अब क्या होगा, ट्रांसपेप्टाइडेशन में ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा और इन दोनों के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगी, ट्राइपेप्टाइड बन गए। देन अगेन ट्रांसलोकेशन, दिस मूव्स टूवर्ड्स फर्दर साइड, फिर ए साइट हमारा इधर आ गया। ए साइट इधर क्यों आ रहा है, क्योंकि ये मूव कर रहा है पूरा, राइट। पी साइट हमारा अब ये हो गया और ई साइट हमारा ये हो गया। तो यहाँ से अब ये बाहर निकल गए, एग्जिट साइड से एग्जिट आउट हो जाएंगे, ठीक है। अब नए अब ए साइट के अकॉर्डिंग फिर यहाँ पे एक टीआरएनए आएगा अमाइनो एसिड को लेके, सपोज प्रोलीन लेके आ गया, फिर ट्रांसपेप्टाइडेशन होगा, इनके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा। देन ट्रांसलोकेशन, ट्रांसलोकेशन होगा तो फिर ये साइट्स आपकी आगे मूव करेंगी, सपोज ए साइट हो गई ये, पी साइट अब ये हो गई एंड ई साइट इज दिस वन। इतने अमाइनो एसिड हम आगे आ गए मूव करते करते। अब हमारी पेप्टाइडल टीआरएनए ये है, क्योंकि इसके साथ पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बाइंड है, ये टेट्रा पेप्टाइड बाइंड है, ई साइड से हमारा ये एग्जिट आउट हो जाएगा, राइट। तो ऐसे ही इलॉन्गेशन की प्रोसेस होती रहेगी टिल द राइबोसोमल मशीनरी रिकॉग्नाइज टर्मिनेशन सीक्वेंसेस। Understand? What is elongation? Elongation is the process of continuing the polypeptide chain or process of adding amino acid to the nascent polypeptide. Nascent polypeptide हम किसको कह रहे हैं, इनिशियली जो ये एक दो पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू बनी हुई है, इसको हम नेसेंट कह रहे हैं। अब इसमें लगातार ऐड होता जाएगा जब तक कि टर्मिनेशन सीक्वेंसेस नहीं मिल जाएं इसको, ठीक है। तो इलॉन्गेशन में जो फैक्टर इन्वॉल्व है, 3 फैक्टर्स आर देयर, इलॉन्गेशन फैक्टर TU, इलॉन्गेशन फैक्टर TS एंड इलॉन्गेशन फैक्टर G, and 3 steps involved in the elongation: decoding, transpeptidation and translocation. Decoding is mediated by EFTU, where codons are decoded with the help of EFTU, and EFTU bring amino acyl tRNA binds to the A site. जैसा कोडॉन होगा उसके कॉम्प्लीमेंट्री वो टीआरएनए को लेके अमाइनो एसिड के साथ बाइंड टीआरएनए को लेके आएगा। एक जीटीपी यहाँ पे यूज़ होगा, जीटीपी इन्वॉल्व हो रहा है, जीटीपी हाइड्रोलिसिस हो रही है। देन ट्रांसपेप्टाइडेशन होगा, यहाँ पे कोई जीटीपी इन्वॉल्व नहीं होगा। ट्रांसलोकेशन में फिर एक जीटीपी लगेगा, तो टोटल 2 जीटीपी यहाँ पे लग रहे हैं, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, ठीक है। और ट्रांसपेप्टाइडेशन में पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, पेप्टाइडल टीआरएनए से जो अमाइनो एसिड अटैच्ड है लास्ट, वो उससे डिटैच होगा और अमाइनो एसाइल टीआरएनए में जो अमाइनो एसिड आया है उसके साथ पेप्टाइड बॉन्ड करेगा। तो पेप्टाइड बॉन्ड ट्रांसफर हो रहा है पेप्टाइडल टीआरएनए से अमाइनो एसाइल टीआरएनए साइड पे, इसलिए इसको ट्रांसपेप्टाइडेशन कह रहे हैं। देन ट्रांसलोकेशन is mediated by EFG or translocase enzyme, which also use energy from GTP hydrolysis, and translocation of machinery occur where P site moves to A site and E site that tRNA, uncharged tRNA moves to E site, and then from E site that uncharged tRNA exit out, ठीक है। अनचार्ज टीआरएनए एग्जिट आउट हो जाएगा जैसे ही ट्रांसलोकेशन की प्रोसेस होगी। तो ये हमारा इलॉन्गेशन स्टेप ट्रांसलेशन का कंप्लीट हो गया, प्रोकैरियोटिक ट्रांसलेशन। अब इसी में हम टर्मिनेशन को देख लेते हैं। इसके बाद टर्मिनेशन में क्या होगा, कुछ नहीं है। टर्मिनेशन में जैसे ही ये प्रोसेस होती गई आगे को, ट्रांसलेशनल मशीनरी आपकी मूव करती जा रही है। ट्रांसलेशन मशीनरी मूव करती गई, तो अगर इसको
3 टर्मिनेशन कोडॉन। टर्मिनेशन कोडॉन हमारे हैं 3 कोडॉन से UAA, UAG और UGA। ये 3 कोडॉन्स अगर इस मशीनरी को मिल जाते हैं, सपोज यहीं पे वो कोडॉन है UAA, ठीक है, ए साइड पे, तो अब क्या होगा देखिए, इन कोडॉन्स के लिए कोई अमाइनो एसिड नहीं है, ये कोडॉन्स किसी भी अमाइनो एसिड को कोड नहीं करते हैं, तो क्या होगा, कोई अमाइनो एसाइल टीआरएनए यहाँ पे बाइंड आके बाइंड नहीं करेगा। तो उस केस में क्या होता है, अगर हमारी राइबोसोमल मशीनरी को इन तीनों कोडॉन्स में से कोई सा भी अगर कोडॉन मिल जाता है, तो वहाँ पे अमाइनो एसाइल टीआरएनए ना आके रिलीज फैक्टर आके बाइंड करते हैं, ठीक है। तो प्रोकैरियोट्स में 3 टाइप के रिलीज फैक्टर है, RF1, RF2, RF3। ये 3 रिलीज फैक्टर हैं जो यहाँ पे आके बाइंड करते हैं, RF1, RF2 एंड RF3, ठीक है। तो RF1 तो कब बाइंड करेगा, RF1 रिकॉग्नाइजेस UAA एंड UAG। UAA एंड UAG को रिकॉग्नाइज करता है RF1, एंड RF2 रिकॉग्नाइज करेगा हमारा UAA एंड UGA को, UAA एंड UGA। मतलब अगर UAA है तो वहाँ पे RF1 आके बाइंड कर सकता है, UAG है तो RF1 बाइंड करेगा, RF2 जो है मतलब वो UAA को भी रिकॉग्नाइज करता है और UGA को भी रिकॉग्नाइज करता है। UAA को तो ये मान लीजिए दोनों ही रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, RF1 भी RF2 भी, ठीक है, और UAG है तो RF1 करेगा, UGA है तो RF2 करेगा। कहने का मतलब समझ रहे हैं, अगर यहाँ पे UAA है तो UAA के लिए तो यहाँ पे RF1 या RF2 दोनों में से कोई भी आके अगर बाइंड करता है तो टर्मिनेशन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर UAG है तो RF1 ही बाइंड होना चाहिए, UGA है तो RF2 ही यहाँ पे बाइंड होगा। ये प्रोकैरियोट्स के केस में है, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे ये आके रिलीज फैक्टर आके बाइंड कर जाता है, कोई टीआरएनए अमाइनो एसाइल टीआरएनए आके बाइंड नहीं करता है, ठीक है। तो जैसे ही ये रिलीज फैक्टर यहाँ पे बाइंड करता है, उसके बाद एक तीसरा फैक्टर है यहाँ पे RF3। तो क्या करता है, RF3 का काम क्या है, जब ये डिसोशिएट हो जाएंगे, दोनों सब यूनिट्स यहाँ से डिसोशिएट हो जाएंगी, तो उसके बाद RF3 आके क्या करता है, ये RF1 या RF2 को यहाँ से हटाता है। RF3 का काम कुछ नहीं है, RF3 बस क्या करता है, स्टिमुलेट्स डिसोशिएशन ऑफ RF1 और RF2 फ्रॉम राइबोसोमल राइबोसोम्स के साथ ये अटैच्ड है ना यहाँ पे। तो जब डिसोशिएशन होगा इन दोनों का, लार्ज सब यूनिट और स्मॉल सब यूनिट डिसोशिएट हो जाएगी, क्योंकि अब इसके बाद क्या है, कुछ नहीं होने वाला है। अगर ये कोई भी रिलीज फैक्टर यहाँ पे आके बाइंड हो गया, तो इन रिलीज फैक्टर के बाइंड होने के बाद एक तीसरा फैक्टर आके यहाँ पे बाइंड करता है, RRF। इसको बोलते हैं राइबोसोम रिलीज फैक्टर, राइबोसोम रिलीज फैक्टर। मीन्स ये फैक्टर क्या करता है, राइबोसोम्स को रिलीज कर देता है यहाँ से। राइबोसोम रिलीज फैक्टर जो ये दोनों सब यूनिट्स की, राइबोसोम्स की जो 2 सब यूनिट है लार्ज एंड स्मॉल, इनको यहाँ से रिलीज कर देता है। ये दोनों सब यूनिट यहाँ से डिसोशिएट हो जाती हैं। कब ऐसा होता है, जैसे ही कोई रिलीज फैक्टर यहाँ पे आके बाइंड होता है, ये एक फैक्टर एक्टिवेट होता है जो कि इन दोनों फैक्टर्स को, इन दोनों सब यूनिट्स को डिसोशिएट कर देता है। और जैसे ही ये दोनों सब यूनिट डिसोशिएट होती हैं, तो IF3 जो हमने इनिशिएशन फैक्टर 3 पढ़ा था, वो इनिशिएशन फैक्टर आके क्या हो जाता है, ऐसा होगा। देखिए ये हमारा mRNA है, ठीक है। तो RRF आएगा तो लार्ज सब यूनिट ये अलग हो गई, स्मॉल सब यूनिट अलग हो गई, ठीक है। ये स्मॉल सब यूनिट अलग हो गई, mRNA है यहाँ पे। राइबोसोम रिलीज फैक्टर यहाँ पे बाइंड है, सपोज RF1, और यहाँ पे हमारे आपकी चेन है, चेन भी ये टर्मिनेट हो जाएगी। अमाइनो एसिड की जो चेन यहाँ पे बनी थी वो आपकी टर्मिनेट होकर बाहर निकल जाएगी। ये सब डिसोशिएट हो गए। तो जैसे ही ये दोनों सब यूनिट अलग अलग होती है, 50S और 30S, तो ऐसे ही एक IF3 जो इनिशिएशन फैक्टर 3 था वो आके इससे बाइंड कर जाता है स्मॉल सब यूनिट से,
राइट। जैसे ही राइबोसोम रिलीज फैक्टर दोनों सब यूनिट्स को राइबोसोम्स की रिलीज कर देता है, डिसोशिएट कर देता है, वैसे ही इनिशिएशन फैक्टर 3 आके 30th सब यूनिट के साथ बाइंड कर जाता है। अब IF3 का फंक्शन क्या है? IF3 प्रिवेंट्स द रीएसोसिएशन ऑफ बोथ द सब यूनिट्स। इन दोनों सब यूनिट्स के रीएसोसिएशन को प्रिवेंट करता है IF3, ठीक है। तो जैसे ही ये दोनों अलग होंगी, IF3 30S के साथ जाके बाइंड कर जाएगा और उन दोनों को फिर से अटैच नहीं होने देगा, ठीक है। तो इस तरीके से फिर हमारा क्या हो जाता है? टर्मिनेशन हो जाता है चेन का। पॉलीपेप्टाइड जितनी बनी थी वो उतनी ही फिर रिलीज हो जाएगी, ठीक है। तो हुआ क्या? टर्मिनेशन में इन तीनों कोडॉन्स में से कोई सा भी एक कोडॉन अगर हमारे राइबोसोमल मशीनरी ने रिकॉग्नाइज किया तो ये कोई अमाइनो एसिड tRNA ना आके बाइंड हुआ वहाँ पे, ये रिलीज फैक्टर आके बाइंड हो गए RF1 RF2 UA UAG के लिए RF1, UA UGA के लिए RF2। अब RF3 क्या करेगा? फाइनली जो हमारे ये रिलीज फैक्टर यहाँ पे बाइंड है राइबोसोम्स के साथ, जब ये डिसोशिएट हो जाएंगे तो RF3 का काम क्या है? ये रिलीज फैक्टर्स को यहाँ से रिलीज करने का काम है, और कुछ काम नहीं है। जो RF वहाँ पे बाइंड हुए थे रिलीज फैक्टर, उन रिलीज फैक्टर को रिलीज करने का काम है RF3 का। फाइनली उसको वहाँ से हटाने का काम है। और RRF आके क्या करेगा? राइबोसोम रिलीज फैक्टर RRF क्या करेगा? आपका राइबोसोम रिलीज फैक्टर दोनों राइबोसोम सब यूनिट्स को डिटैच कर देगा इस तरीके से, और जैसे ही दोनों डिटैच होंगी IF3 जाके बाइंड कर जाएगा स्मॉल सब यूनिट के साथ। तो ऐसे ही हमारे ट्रांसलेशन का क्या हो जाएगा? टर्मिनेशन। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट ट्रांसलेशन, प्रोकैरियोटिक ट्रांसलेशन, इनिशिएशन, elongation and termination. So thank you for watching my video, and if you feel it will helpful to you, please like it, share it and subscribe my channel. Thank you.